दोस्तों, आपने न्यूज में ताइवान के बारे में जरूर सुना होगा, जिसे चाइना अपना ही एक भाग बताता रहा है, जबकि ताइवान अपने आप को एक अलग कंट्री मानता है, जिसे कई देशों से मान्यता भी प्राप्त है। चाइना लगातार ताइवान पर अटैक करके कैप्चर करने की धमकी देता रहता है। तो आइए इस वीडियो में हम इनके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही हम ये पता लगाएंगे कि कहां से शुरू हुई चाइना ताइवान के संघर्ष की ये कहानी। ताइवान के इश्यू को समझने के लिए हमें सबसे पहले चाइना का इतिहास समझना होगा। चाइना में 1890 में किंग डायनेस्टी का शासन था, जिसका शासक कमजोर होने के कारण चाइना कई भागों में बढ़ चुका था। इस कमजोरी का फायदा उठाकर जापान ने 1894 में चाइना पर अटैक कर दिया, जिसे फर्स्ट साइनो जापान वॉर के नाम से जाना जाता है। जापान ने इस लड़ाई के अंत तक कोरियन पेनिनसुला और फॉर्मोसा आइलैंड पर कब्जा कर लिया, जो कि आज के समय में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और ताइवान के पार्ट हैं। ये तीनों देश कभी चाइना के ही पार्ट थे। 1912 में सन्यात सेन नाम के एक आदमी ने कुओमिंतांग नाम की एक पार्टी बनाई, जिसका मकसद टुकड़ों में बटे चाइना को एक करना और जापान के अटैक को रोकना था। आज सन्यात सेन का चाइना में वही स्थान है जो महात्मा गांधी का इंडिया में। सन्यात सेन अपने मकसद में कुछ हद तक सफल हुए, लेकिन 1925 में उनकी मृत्यु के बाद कुओमिंतांग पार्टी दो भागों में बंट गई। नेशनलिस्ट विचारधारा वाली पहली पार्टी रिपब्लिक ऑफ चाइना के लीडर चैंग काई शेक थे। वहीं दूसरी पार्टी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का निर्माण माओ जेडोंग के नेतृत्व में किया गया। माओ जेडोंग 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन से प्रेरित कम्युनिस्ट लीडर थे। आज इसी कम्युनिस्ट पार्टी के शी जिनपिंग चाइना पर रूल कर रहे हैं। आगे की वीडियो में समझते हैं कि आखिर कैसे माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने चैंग काई शेक की डेमोक्रेटिक पार्टी को सप्रेस करके पूरे चाइना को अपने कंट्रोल में ले लिया। स्थापना के समय से ही वैचारिक मतभेद होने के कारण दोनों पार्टियों में सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। शुरुआत में चैंग काई शेक की पार्टी माओ जेडोंग की पार्टी पर काफी हावी हो गई और 1937 के संघाई नरसंहार में कई कम्युनिस्ट लीडर मारे गए। इस लंबे सिविल वॉर का फायदा उठाते हुए जापान ने 1937 में एक बार फिर से चाइना पर अटैक कर दिया और चाइना के मंचूरिया प्रोविंस पर कब्जा कर लिया। उस समय जापान का शासक काफी निर्दयी था। उसने चाइना में कत्लेआम मचा दिया। आज भी चाइना के लोग इसी वजह से जापान के लोगों से नफरत करते हैं। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी हार के बाद जापान फॉर्मोसा आइलैंड सहित चाइना में कब्जाए हुए सारे हिस्सों को छोड़कर चला जाता है और यहाँ से चाइना में सत्ता संघर्ष की कहानी और तेज हो जाती है। वहीं दूसरी ओर सोवियत रसिया ने हिटलर की सेना से जब्त किए हुए हथियारों को कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को चैंग काई शेक का सामना करने के लिए दे दिया। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी आखिरकार नेशनलिस्ट पार्टी को हरा देता है। नेशनलिस्ट पार्टी के 12 लाख लोग अपनी जान बचाकर फॉर्मोसा आइलैंड यानी कि ताइवान भाग जाते हैं। 1949 में ही माओ जेडोंग ने चाइना में ऑफिशियली कम्युनिस्ट शासन की घोषणा कर दी और फॉर्मोसा आइलैंड पर चैंग काई शेक ने अपनी डेमोक्रेटिक सरकार बना ली। साथ ही इनके बीच शुरू हुआ यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनने का स्ट्रगल। उस समय यूनाइटेड नेशंस में वेस्टर्न कंट्रीज का दबदबा होने के कारण यूनाइटेड नेशंस ने रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान को चाइनीज गवर्नमेंट के रूप में मान्यता दे दी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने हार नहीं मानी और अपना संघर्ष जारी रखा। 1971 में यूनाइटेड नेशंस ने रिपब्लिक ऑफ चाइना को हटाकर कम्युनिस्ट पार्टी के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को चाइनीज गवर्नमेंट के रूप में स्वीकार कर लिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को चाइनीज गवर्नमेंट की मान्यता देने में इंडिया अग्रणी देशों में से एक था। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ चाइना आज भी वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता है, जिसके अनुसार ताइवान चाइना का ही एक भाग है और कोई भी देश ताइवान से डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रख सकता है और अगर रखता है तो चाइना के साथ नहीं रख सकता। दुनिया के अधिकांश देश वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं और ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखते, यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया भी। इन देशों में आपको ताइवान की एम्बेसी नहीं बल्कि इसकी जगह ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर्स मिलेंगे। यहाँ तक कि ओलंपिक्स में ताइवान एक कंट्री के रूप में पार्टिसिपेट नहीं करता है और न ही गोल्ड मेडल जीतने पर ताइवान का नेशनल एंथम बजाया जाता है। ताइवान को मान्यता देने वाले सारे देश काफी छोटे हैं और इनमें से ज्यादातर आइलैंड कंट्रीज हैं। चाइना ताइवान के समुद्री क्षेत्र में लगातार घुसपैठ करता रहता है। साथ ही उसने कई बार ताइवान पर अटैक करने की धमकी भी दी है, लेकिन ताइवान अमेरिका के संरक्षण के कारण बचा रहता है। चाइना हर हाल में 2049 से पहले ताइवान को कैप्चर करना चाहता है और अब अफगानिस्तान में अमेरिका के हालत को देखकर लगता है कि आने वाले कुछ सालों के भीतर ही चाइना ताइवान पर अटैक कर सकता है। वीडियो समाप्त करने से पहले हम आपको बताते चलें कि ताइवान हर साल 10 अक्टूबर को अपना नेशनल डे मनाता है और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 10 अक्टूबर 2020 और 2021 को #नेशनल ताइवान डे इंडिया में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। दोस्तों, कमेंट कीजिए कि क्या आपकी राय में बड़े देशों को ताइवान के सपोर्ट में आगे आना चाहिए या नहीं। साथ ही क्या इंडिया को ताइवान का समर्थन करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही अगर आप इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के मिसाइल्स का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई ये वीडियो सजेस्ट करते हैं। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए द इंक को ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।